नमस्कार। मैं जनवक्ता शिवम गौतम। अगर नीयत अच्छी हो तो बदलाव लाने के लिए आपको सालों इंतजार नहीं करना पड़ता है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नई सरकार आई है और आने के 15 दिन के भीतर जो बड़े बड़े बदलाव दिखाई देते हैं, न केवल दिखाई दे रहे हैं बल्कि उनका असर भी हो रहा है। उसकी वजह से जो पार्टी सत्ता में थी वो टूट रही है, बिखर रही है, लेकिन लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। और शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो पशु वध का पुराना कानून था उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए पश्चिम बंगाल में। यानी ईद के मौके पर अब पश्चिम बंगाल में गाय का वध नहीं किया जा सकेगा। जबकि जो मुस्लिम पक्ष है, हुमायूं जहांगीर टाइप के जो तुष्टिकरण वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कुरान को मानते हैं और धार्मिक मामलों में किसी तरीके के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत से बीफ के एक्सपोर्ट की जब स्वीकृति है तो फिर आप हमें कुर्बानी से कैसे रोक सकते। लेकिन चाहे हुमायूं कबीर हो, ममता बनर्जी हो या उसकी पार्टी के दूसरे तुष्टिकरण वाले नेता हो, वो सब जानते हैं कि ये जो आदेश हुआ है उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में जो अवैध बूचड़ खाने चलते थे, अवैध तौर से भारत के दूसरे राज्यों से गायों को ट्रकों में भरकर ले जाया जाता था, वहां काटा जाता था या फिर पश्चिम बंगाल तस्करी कर दी जाती थी, वो अब वहां नहीं हो सकता है। दूसरी चीज इन लोगों को शायद याद नहीं है कि जिस अरब से ये बात करते हैं, जहां से कुरान आई है, वहां पर गाय होती ही नहीं है, तो फिर कुरान में गाय का जिक्र कहां से माना जा सकता है? गाय की कुर्बानी का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? यानी ये लोग हर बात को झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सत्ता ईमानदार हो, सत्ता निष्ठावान हो और सत्ता सही तरीके से जनता की भावनाओं को आदर करने लगे तो फिर ऐसी चीजों को रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ये पहले हो चुका है, दूसरे राज्यों में भी हो चुका है, अब वही सब कुछ पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हुआ कि जो ममता बनर्जी का भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उसके नाम पर दर्जनों फ्लैट हैं, दर्जनों प्रॉपर्टियां हैं और उन सब में अवैध रूप से निर्माण भी किए गए हैं। इसको लेकर कलकत्ता नगर निगम ने नोटिस भेज दिए हैं 15 दिन के कि या तो इन अवैध निर्माणों को हटा लो, नहीं तो फिर हमारा बुलडोजर आएगा, उसके द्वारा इन्हें तोड़ा जाएगा और बुलडोजर का डीजल का खर्चा भी आपसे ही वसूला जाएगा। इसको लेकर पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस में खलबली मची हुई है। ममता बनर्जी ने इस बुलडोजर नीति का विरोध करने के लिए एक धरना प्रदर्शन रखा, लेकिन उस धरना प्रदर्शन में उसकी पार्टी के आधे विधायक भी नहीं पहुंचे, क्योंकि वो सब भी डरे हुए हैं कि अगर वो ममता के साथ जाएंगे तो उनके घरों पर भी बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो ममता की पार्टी के नेता हैं उन सब ने अपने घरों में अवैध निर्माण कर रखे हैं, अवैध तरीके से पैसा कमाने का, कटमनी कमाने का वो काम कर रहे थे। अब उन सब के ऊपर कार्रवाई होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। यही वजह है कि जिस फाल्ता में ममता बनर्जी के एक विधायक प्रत्याशी ने एक पुलिस अधिकारी को धमकी दी थी और उसकी वजह से बाद में वह हिंसा भी हुई थी, चुनाव को टाला गया था, दोबारा चुनाव कराया गया और दोबारा चुनाव होने से पहले ही उस ममता की पार्टी के प्रत्याशी ने घोषणा कर दी कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। यानी जो चुनाव हुआ उसमें ममता की पार्टी का प्रत्याशी था ही नहीं, यानी उसने सरेंडर कर दिया। और उस चुनाव में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, लोगों ने निडर होकर वोट दिया, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो दूसरे बड़े फैसले शुभेंदु अधिकारी ने पिछले 2 हफ्तों में किए हैं, जो चिकन नेक वाला गलियारा था वहां पर बीएसएफ को बड़ी तादाद में जमीनें दी गई हैं और ये कहा गया है कि चाहे बीएसएफ हो या सेना हो,
सेना अपनी छावनी वहां बना सकती है, क्योंकि वो छोटा सा एक गलियारा है और उस पर, जैसा शर्जील इमाम टाइप के एक दंगाई ने कहा था कि अगर कब्जा कर लिया जाए तो भारत को नॉर्थ ईस्ट से काटा जा सकता है। ज्यादातर पश्चिम बंगाल के माध्यम से ही देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आगमन होता है और जहां जहां रास्ते हैं उन जगहों पर ही फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बनाने के कार्यालय खुले हुए हैं। 500,000 रुपए देकर वो फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बना देते हैं, आधार कार्ड बना देते हैं और फिर वो लोग वहां से ट्रेनें पकड़ पकड़ कर पूरे देश में फैल जाते हैं, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल से देश के कोने कोने में ट्रेनें जाती हैं। इस पर भी शुभेंदु अधिकारी का सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है और उन्होंने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि इन लोगों को डिटेक्ट करो, इनकी जांच करो और डिपोर्ट कर दो, यानी इन्हें पकड़ो, जांच करो और वापस भेज दो। अदालतों में ले जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उनको पश्चिम बंगाल से उठाकर बांग्लादेश भेज दिया जाए, ये साफ तौर पर आदेश है। और इसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार भी बयानबाजी कर चुकी है। उनका कहना है कि जबरदस्ती हमारे यहाँ कैसे फेंक सकते हो, अरे वो नागरिक तुम्हारे हैं, तुम्हारे देश से उनका लेना देना है, हम उन्हें क्यों झेलेंगे। ये जो सारी चीजें हैं उससे पश्चिम बंगाल की जो आम जनता है वो बेहद खुश नजर आ रही है। अब उन लोगों को लग रहा है कि जिन लोगों की वजह से उन्हें बेरोजगारी सहनी पड़ रही थी, क्योंकि ज्यादातर जो काम धंधे थे उन पर ये लोग कब्जा करके बैठ गए थे, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टियां हो, उनके लिए ये मशीनरी का काम करते थे, इसलिए वो लोग इन्हें संरक्षण देते थे और इसी वजह से इन लोगों की गुंडागर्दी चलती थी। लेकिन अब वो गुंडागर्दी नहीं चल पा रही है, इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। तो जो गरीब गुरबा लोग थे पश्चिम बंगाल में उनको ये उम्मीद लग रही है कि छोटे मोटे जो काम धंधे थे उन्हें करके वो आसानी से रोजगार कमा सकते हैं। केंद्र की जो योजनाएं पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रही थी वो योजनाएं लागू होना शुरू हो गई हैं। केंद्र की सीए जो थी उसे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लागू नहीं होने दिया था वो लागू हो गई है। आयुष्मान योजना लागू हो गई है। दूसरी अन्य सभी योजनाएं अब पश्चिम बंगाल में लागू हो गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उनका जवाब पुलिस दे रही है। पुलिस या प्रशासन में जो ममता के नजदीकी अधिकारी थे उन सबका ट्रांसफर कर दिया गया है और पुलिस वालों को भी समझ में आ गया है कि अब सत्ता बदल चुकी है, अगर उन्होंने बदमाशी की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब ममता की निर्मम सरकार नहीं है बल्कि शुभेंदु अधिकारी की एक निष्ठावान और जवाबदेह सरकार है। ये वोट की ताकत है। अब आप सोचिए कि इस वोट की ताकत को रोकने की तमाम कोशिशें विपक्षी पार्टियों द्वारा की गई। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई होती रही, हर दिन किसी न किसी बहाने पश्चिम बंगाल पर सुनवाई हो रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे एसआईआर पर। एसआईआर अगर पूरी न हो पाती तो शायद ऐसा होना संभव नहीं था, या फिर ममता बनर्जी और उसकी टीम, उसके सांसदों ने जो कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट में सिंबल टाइप के वकीलों का सहारा लेकर कि जो चुनाव आयोग ने 2,500 कंपनियां लगा दी हैं पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की, उनको काम करने से रोका जाए, उन्हें वहां तैनात न होने दिया जाए। ये सब इसीलिए करने की कोशिश की जा रही थी कि अगर सीएपीएफ होगी तो डंडे के जोर पर, गोली के जोर पर, दबाव के जोर पर जो अपने पक्ष में वोटिंग कराई जाती है या फिर अपने खिलाफ वोट देने वालों को घरों में बंद कर दिया जाता है वो नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके से चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो परसेंटेज बढ़ा उससे ममता बौखला गई थी, उसने फिर ड्रामा शुरू कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट आ गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हो या फिर शिवपाल सिंघवी टाइप के वकील हो, वो सब भी जानते हैं कि अगर चुनाव हो गया है उसमें बहुत ज्यादा हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे लोगों को ये लगे कि ममता को बहुत ज्यादा छूट दी जा रही है, तो फिर ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
न चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सब पर रोक नहीं लगाई। ममता की निर्मम सत्ता चली गई और पश्चिम बंगाल में एक वोट की क्रांति हो गई। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी जो पशुवध वाला नियम सरकार ने बनाया था उस पर रोक लगाने के लिए ममता की पार्टी तुष्टिकरण वाले लोग पहुंच गए थे। हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने साफ इनकार कर दिया कि ये नहीं होगा। कुर्बानी के लिए गाय का वध करना अनिवार्य नहीं है। अब इसको लेकर अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी सिब्बल सिंघवी जैसे वकीलों की असलियत लोगों को पता चल जाएगी, उन जजों की भी असलियत पता चल जाएगी जो इस याचिका को सुनेंगे कि झूठ के आधार पर किस तरीके से इस देश में इतने दिनों तक गाय काटी जाती रही है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में गाय नहीं कटेगी, ये वोट की क्रांति ने तय कर दिया। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आप इसे वोट की क्रांति मानते हैं या नहीं? ममता की निर्मम सरकार के जाने को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।